Hello and very good morning to each and everyone present. Once again, welcome to the session, yet another session of dimensional formulas. तो गाइज आज के सेशन की शुरुआत एक छोटी सी बात के साथ करते हैं कि अगर कुछ कोई इंसान ने ये सीख लिया कि सीखते कैसे है तो वो कुछ भी जीत सकता है. मतलब अगर आपने प्रोसेस सीख ली, प्रोसेस समझ ली कि एक्सेल कैसे करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. मतलब अगर आपको पढ़ना आ गया कि पढ़ना कैसे है तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो उसका पहला स्टेप होता है कॉन्सेप्ट को समझो, विजुअलाइज करो, पॉइंट्स बना लो मेमोरी बेस्ड, वापस रिपीट करो, खुद से लिखो, एप्लीकेशन चेक करो, बहुत सारे एप्लीकेशन चेक करो, मतलब एमसीक्यू सॉल्व करो. तो वैसे किसी कॉन्सेप्ट को हर एंगल से आप देख लोगे तो उसको अच्छे से समझ जाओगे. तो अगर प्रोसेस पता है आपको कि ऐसे जाया जाता है, ऐसे प्रोसेस की जाती है, ऐसे समझा जाता है चीज़ों को, तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट. तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी गाइस. तो हैज नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, राइट नाउ आप सब्सक्राइब कर लो. फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश राजवानीज फिनिक्स. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अवर नेक्स्ट यूनिट जिसके साथ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो गाइज व्हाट एग्जैक्टली इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, then this is called displacement. Or to be very precise, this is called linear displacement. मतलब आप आगे की ओर जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो. So this is called a linear displacement. लेकिन guys, अगर आप किसी सर्कल में मूव कर रहे हो और किसी एक जगह पर पहुंच रहे हो, है ना, तो वो आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से शुरू किया, मान लो आपने यहाँ से शुरू किया और आप यहाँ पर पहुँचे, तो आपने कुछ थीटा यहाँ पर सब्सटेंड किया, ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ से चलकर यहाँ पर आए. सो ये आपने जो एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से इंडिकेट किया जाता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट किया जाता है? थीटा से इंडिकेट किया जाता है. ये प्लेन एंगल जैसा ही होता है गाइस, इट्स सेम एज प्लेन एंगल. तो प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू क्या था? आर्क अपॉन रेडियस, है ना. तो यहाँ पर लेंथ अपॉन लेंथ हो गया, तो लेंथ सारी कैंसिल हो जाएगी, है ना. तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0, l0, t0. तो गाइस ये कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट इट स्टिल हैव यूनिट. इट हैज यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियन. जिसे हम कहते हैं गाइस रेडियन. तो क्या ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल है कि जो डायमेंशनलेस हो लेकिन स्टिल उसकी यूनिट हो? तो यस, इट इज पॉसिबल. कौन है? प्लेन एंगल. जैसा मैंने आपको इससे पहले कहा था कि इफ अ क्वांटिटी इज यूनिटलेस, इट हैज टू बी डायमेंशनलेस. बट इफ द क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी यूनिटलेस. उसकी यूनिट हो सकती है, राइट. तो जैसे यहाँ पे रेडियन यूनिट है, तो इट इज पॉसिबल कि इसकी यूनिट कुछ ना कुछ होगी. नेक्स्ट है गाइस एंगुलर वेलोसिटी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एंगुलर वेलोसिटी? तो इफ योर डिस्टेंस इज चेंजिंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन्स अब ये यहाँ पे था, ठीक है, और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली इसका ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है. तो हो क्या रहेगा? इस यहाँ से इसका एंगल कुछ चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली,
तो कंटिन्यूसली गाइज इसका एंगल चेंज हो रहा है, मतलब इट्स एंगल इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, दिस एंगल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, मीन्स द एंगल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो ये कंटिन्यूस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होता है विथ चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। गाइज इसको क्या कहते हैं हम? ओमेगा। तो आप कहोगे सर इसको ओमेगा नहीं कहते, तो ये कैपिटल ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा है, ठीक है, तो दोनों को ओमेगा कहा जाता है। जैसे हमारी एबीसीडी में कैपिटल ए स्मॉल ए होता है ना, कैपिटल बी स्मॉल बी होता है, तो वैसा कैपिटल ओमेगा स्मॉल ओमेगा भी होता है। तो जैसे फैन वैन वगैरह गोल गोल घूमते हैं तो उनकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती है। हर रोटेशनल मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट की क्या होती है गाइस? एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला हम क्या देंगे? तो ओमेगा इज नथिंग बट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो गाइज इसका यूनिट क्या आएगा? तो इसका यूनिट होगा आपका रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रेडियन सेकेंड इनवर्स, तो इट इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो गाइज इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा रेडियन पर सेकेंड, मतलब रेडियन बोले तो m0 l0 t0, सेकेंड बोले तो t1। तो आप इसका टोटल मारोगे तो आपको मिलेगा m0 l0 t -1, तो m0 l0 t -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। फाइन। नेक्स्ट इज गाइस एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन इसे कहा जाता है अल्फा। गाइस एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब किसी चीज की स्पीड टाइम के साथ चेंज होना। जैसे हम लोग एक्सीलरेट करते हैं तो क्या करते हैं? स्पीड चेंज होती है। वैसे ही गाइस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है कि अगर किसी चीज की कंटिन्यूस, सर कुछ यहाँ पे एरर आ रही है क्या? वार्निंग नहीं चल रहा है वो, सही है, तो लाइव काउंट नहीं दिख रहा, चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ पर तो यहाँ पर अगर एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब कोई बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो हम ये कहते हैं तो उसका एंगुलर एक्सीलरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या है गाइस बोलो? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एक बार फोन में चेक कर लेना, अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन change in angular velocity upon change in time. So guys, change in angular velocity is, can I say, delta omega upon change in time is delta t. So alpha is equals to delta omega upon delta t. अब delta omega का रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट एंड टाइम का सेकेंड इज द यूनिट, है ना? तो ये हो जाएगा गाइज आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इट्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो गाइज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो यूनिट आ गया, ये क्या आ गया आपका? यूनिट आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे मिलेगा? तो रेडियन का डायमेंशनल फॉर्मूला गाइज क्या होता है? m0 l0 t0 एंड सेकेंड स्क्वायर जो होता है उसका क्या होता है? t⁻²। तो इसका क्या आ गया आपका टोटल? m0 l0 t-2। तो ये तीन को आपको एक साथ ही याद रखना है, ठीक है। किसको? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। गाइस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0 l0 t0। ओमेगा जो होता है वो होता है m0 l0 t-1 एंड अल्फा जो होता है वो होता है m0 l0 t-2, ठीक है, m0 l0 t-2। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं इजीली, राइट। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Now what exactly is moment of inertia? इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं because this is also a very conceptual we can say quantity, ठीक है। तो एंगुलर फोर्स मतलब एंगुलर मास, अगर मास का कुछ इफेक्ट होता है रोटेशन के अंदर, जो मास का इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब मास का जो इफेक्ट होता है उसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं, राइट। तो इनर्शिया का जो रोटेशन के अंदर इफेक्ट आता है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप
किसी को हथौड़ा ऐसे मार रहे हो, ठीक है, तो वो हथौड़ा आप अगर यहाँ से ऐसे मार रहे हो ऐसे, तो उसका इफेक्ट अलग होता है। आप यहाँ से मार रहे हो ऐसे, उसका इफेक्ट अलग होता है, और आप यहाँ से मार रहे हो ऐसे, उसका इफेक्ट अलग होता है। मतलब ये मास तो हथौड़े का सेम ही है, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो उसका जो इफेक्ट होता है वो चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर मास का इफेक्ट रेडियस के हिसाब से रोटेशन के टाइम पर बदलता है। तो इसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड एज आई, राइट, एंड इट डिपेंड्स ऑन, आई डिपेंड्स ऑन मास and I is also depends on perpendicular distance r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया, एक हथौड़े वाला एग्जांपल दिया कि एक हथौड़ी ऐसी है जो छोटी है ना, एक हथौड़ी ऐसी है जो थोड़ी मीडियम लेंथ की है, और एक हथौड़ी ऐसी है जो सबसे बड़ी लेंथ की है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये जो आर है वो इसका तो मीडियम है, इसका सबसे ज़्यादा है, एंड इसका जो है वो सबसे कम है। फाइन। तो गाइज यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मास का जो इफेक्ट है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। कभी कभी आप कोई चीज़ ऐसे उठा कर देखो, ट्राई करो, है ना, जितना आप लंबा एक्सिस रखोगे उठाने के लिए उतना उसका वेट आपको ज़्यादा लगेगा, है ना। फॉर एग्जांपल आप बैग उठाओ तो आप बैग ऐसे उठाते हो तो इजीली उठा सकते हो, लेकिन ऐसे उठाओगे बैग तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप बैग ऐसे उठाना चाहोगे तो और डिफिकल्ट लगेगा, है ना। तो मास जब रोटेशन करता है तो अगर जितना एल बढ़ता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता है, क्योंकि उसको फिर मोमेंट कराने के लिए इनर्शिया ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा फोर्स आपको देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग, दैट इज इक्वल्स टू मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर यूनिट देखेगा इस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kg बोले तो m1 एंड मीटर स्क्वायर बोले तो l2 और t0। क्लियर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी क्लासिक क्वांटिटी जो काफी टाइम पर आप देखते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो अभी कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम गोल गोल घुमाते हैं, मान लो ये कोई ऐसा ही रैंडम ऑब्जेक्ट है, उसको हम गोल गोल घुमाते हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो वो उसका तो डिस्टेंस फिक्स नहीं है। अब इसका तो कोई मास का पार्टिकल यहाँ पे, कोई मास का पार्टिकल यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, तो बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पे इसके मास। तो इसका एक पर्टिकुलर फिक्स रेडियस नहीं होता, जैसे पीछे हम लोग ने देखा तो इनका तो एक पर्टिकुलर रेडियस होता है कि भाई ये मास है और इतने रेडियस पे घूम रहा है, ये मास है और इतने रेडियस पे घूम रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और उसे रोटेशन करवाएंगे, तो उसका जो रेडियस है वो सब पार्टिकल का अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन है I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, एम गेले, सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सो के इज सेम एज आर। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं, एक तरह का डिस्टेंस ही है, एक तरह का रेडियस ही है, लेकिन एक एवरेज निकाला जाता है जो मैं आपको रोटेशन में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 में, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ, ये क्या एक तरीके की लेंथ है गाइस, फाइन। तो इसका क्या आएगा बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, पहले तो यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा मीटर, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या आएगा L1, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, एकदम लल्लू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस हम लोग एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी उसी के जोनर में आती है। मतलब रोटेशन के टाइम पर मोमेंटम की जो इफेक्ट है वो भी चेंज होती है, मतलब हर चीज में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है। तो एंगुलर मोमेंटम L इज नथिंग बट R क्रॉस P, ऐसा R इंटू P,
तो r इंटू एम वी, ठीक है, तो मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, सो दिस इज योर लीनियर मोमेंटम एंड दिस इज योर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा गाइस, यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो ये गाइस आपका हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये आपकी क्या हो गई गाइस, यूनिट हो गई। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सर क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला गाइस इसका होगा केजी बोले तो m1 l2 t माइनस 1। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन, मतलब लीनियर मोमेंटम का और एंगुलर मोमेंटम का अगर हम डायमेंशन देखें तो m1 l1 t माइनस 1 इसका है एंड m1 l2 t माइनस 1 इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेंथ एंगुलर मोमेंटम में ज्यादा होती है, इतना याद रखना, एक लेंथ एंगुलर मोमेंटम में ज्यादा होती है, इतना याद रखना, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूँ, इट इज सेम एज प्लैंक कांस्टेंट। आगे हम लोग एक प्लैंक कांस्टेंट देखेंगे, तो ये प्लैंक कांस्टेंट जैसा ही है, किसके जैसा है गाइस, प्लैंक कांस्टेंट जैसा है, तो प्लैंक कांस्टेंट हम आगे देखेंगे। 1988 में पूछा गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, सो m1 l2 t माइनस 1, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है गाइस, अभी फ्रीक्वेंसी ये वर्ड हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं गाइस, जैसे फ्लाइट फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब जैसे दुबई की फ्लाइट फ्रीक्वेंसी क्या है, हम कहते हैं हमारे इंडिया की करंट की या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, एसी करंट जो होता है, एसी वोल्टेज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितना फ्रीक्वेंटली अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे एक सेकेंड में कोई 10 बार रिपीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, हर्ट्ज इज द यूनिट, या पर सेकेंड भी कह सकते हैं, 10 पर सेकेंड ऐसा है ना, 10 टाइम्स पर सेकेंड, ऐसा 10 टाइम्स रिपीट हुआ पर सेकेंड। जैसे दुबई की फ्लाइट फ्रीक्वेंसी क्या है, एक घंटे में कितनी फ्लाइट आती है, तो अगर 500 फ्लाइट आती होगी तो 500 फ्लाइट्स पर आवर, 200 फ्लाइट आती होगी तो 200 फ्लाइट्स पर आवर, तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर टाइम जो होता है उससे डिवाइड किया जाए, अगर किसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज को टाइम से डिवाइड किया जाए, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ क्वांटिटीज और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ वी कैन से ऑसिलेशंस, पीरियोडिक मोशंस के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि रोटेशंस, रिवॉल्यूशंस, ऑसिलेशंस, ठीक है, वाइब्रेशंस, वेव्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस, रोटेशंस, रिवॉल्यूशंस, completed in 1 second is called frequency. Its unit is second inverse or Hz, hertz. इसको हम कैपिटल H स्मॉल z भी कहते हैं, या इसको स्मॉल HERTZ कहते हैं, एक अंकल है उनके नाम पर से ये यूनिट दिया गया है। क्लियर गाइस, तो ये होगा इसका यूनिट। सो अभी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सो डायमेंशनल फार्मूला इज m0 l0 t माइनस 1, ये किसी के जैसा है, अभी हमने देखा था पीछे m0 l0 t माइनस 1 पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड मतलब t माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे बताया था कौन था t माइनस 1 वाला, तीनों को मैंने बताया था, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम एज, या एंगुलर वेलोसिटी सेम एज आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके जैसा एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो अगर डायमेंशंस पूछ लिया आपको कि भाई डायमेंशन क्या है, चलो किसके डायमेंशन सेम है, आपको ऑप्शंस में 2 चीज़ दी हुई है, ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं, याद रखना। इसको कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यूनिट इसकी फ्रीक्वेंसी के जैसी है। ओके गाइस, तो यूनिट की बात कर ली, डायमेंशनल फार्मूला की बात कर ली। नेक्स्ट आते हैं गाइस प्लैंक्स कांस्टेंट पे आते हैं। सो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ नेचुरल कांस्टेंट। पहले तो समझ लो ये क्या है गाइस, इट्स अ नेचुरल कांस्टेंट। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, वो मैंने आपने फिक्स नहीं किया, वो ऊपर वाले ने फिक्स किया, नेचर ने फिक्स किया कि भाई लाइट इसी स्पीड से जाता है। तो ऊपर वाले की फिक्स की गई हुई जो चीज़ होती है ना, उसे हम या आप चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज हम उसको क्या कहते हैं? नेचुरल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? इट्स अ नेचुरल कांस्टेंट। आप कुछ भी कर लो। पाई क्या है? पाई 3.14, इट्स अ नेचुरल कांस्टेंट। तो यहाँ पर नेचर के कुछ कांस्टेंट्स है जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं पे प्रोपोर्शनलिटी के अंदर आते रहते हैं, और वो उनका किसी कांस्टेंट्स का यूनिट होता है, किसी कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल परमिटिविटी का, स्पीड ऑफ लाइट का, प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट्स है, डायमेंशन भी है, लेकिन पाई जो है उसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल द नेचुरल कांस्टेंट्स मस्ट हैव यूनिट, इट्स नॉट नेसेसरी। लाइक तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल बेस आ सकते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से आता है? तो गाइस एक अंकल थे जिनका नाम था बोर, नील बोर। नील बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो आप ये चीज़ पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ ऐसी ऑर्बिट में ही एग्जिस्ट करता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पर उसका क्या एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ h/2 मतलब it should be a multiple of h/2 pi, n times h/2 pi, where n can be anything, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n times h/2 pi, n h/2 pi होता है। तो गाइस जो एंगुलर मोमेंटम है उसका तो हमें फॉर्मूला पता ही है l, तो l इज इक्वल्स टू nh/2 pi। तो हम एक काम करते हैं, जो h है गाइस, h दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, h को अगर सब्जेक्ट बना देते हैं तो 2πl बाई n हो गया। और आप देखो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है। तो h की यूनिट जो है वो सिमिलर टू किसके जैसी है? एंगुलर मोमेंटम, जो मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था एंगुलर मोमेंटम के केस में कि एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1l2 t-1, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू -1। क्लियर गाइस? तो दिस इज द नेक्स्ट क्वांटिटी विच वी हैव। एंड इसके बाद आता है गाइस गैस कांस्टेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज गैस कांस्टेंट? तो जो भी गाइस आइडियल गैसेस होते हैं, जो भी आइडियल गैसेस होते हैं, नॉर्मल गैसेस, कोई भी गैसेस होते हैं, तो वो एक गैस का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। हर गैस के लिए 3-4 क्वांटिटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वन इज इट्स प्रेशर, another is its volume, and the last one is its temperature. तो गाइस गैस कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर के साथ, ठीक है। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल आर। तो ये गैस कांस्टेंट गाइस एक ऐसे इक्वेशन का पार्ट है जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन देता है, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं? आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में भी। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है गाइस? आइडियल गैस इक्वेशन यूं कहती है कि PV प्रेशर इनटू वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स R टाइम्स T, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोल आ गया ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड T इज टेम्परेचर। तो अगर हम गाइस यहाँ पे R को सब्जेक्ट बनाते हैं तो PV बाई NT आपका इक्वेशन आ जाएगा। एंड प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज सेम एज एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसके जैसा होता है? एनर्जी। ये सब याद रखना, साइड पे लिखने वाली चीजें जो होती है वो शॉर्टकट होती है, आपको कहीं पे काम लगेगी, कहीं ना कहीं काम लग जाएगी आपको। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम आर सेम एज व्हाट? इट इज सेम एज एनर्जी, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? m1l-1 t-2, एंड वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? L3। तो ये हो जाएगा आपका m1l2 t-2 एंड विच इज सेम एज वर्क डन और एनर्जी। क्लियर गाइस?
तो ये हो गया आपका m1L2T-2 डिवाइडेड बाय मोल का MOL ले लेते हैं (1) एंड टेम्परेचर का हम लोग θ(1) भी ले सकते हैं, K(1) भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। काफी रेफरेंस बुक में दोनों यूज किए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, इसका फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आएगा m1L2T-2 मोल इनवर्स एंड थीटा इनवर्स। अब इसमें क्या होता है कि गैस कांस्टेंट की अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स होती है, क्योंकि मोल का कैलकुलेशन किया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़ ही रहे होंगे, तो मोल का कैलकुलेशन किया जाता है तो मोल को काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखा जाता है ना। जैसे मोल की बात करें तो मोल अगर नंबर मुझे निकालना है मोल का, तो क्या होता है वो, तो गाइस वो होता है कि मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो दोनों मास ही है ना। तो यहाँ पर वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, काफ़ी टाइम क्या करते हैं इसको यहाँ पर मोल लिखते ही नहीं है, तो ये यूनिट या तो ऐसे लिखा जाता है या सेकेंडरी यूनिट में इसको ऐसे लिखा जाता है कि m1L2T-2 θ(-1). याद रखना बोथ आर करेक्ट, बट देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, दोनों करेक्ट है, मोल वाला भी करेक्ट है, मोल बिना वाला भी करेक्ट है, आप दोनों को लिख सकते हो। लेकिन याद रखना ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। तो आपको जब सिलेक्शन आए और आप मोल ना देखो तो घबरा मत जाना, बिना मोल वाला यूनिट भी आप टिक कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, राइट। नेक्स्ट आता है गाइस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये एक अंकल थे जिनके नाम से ये कांस्टेंट दिया गया है। जो स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गाइस हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के हिसाब, उस एनर्जी का अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलूँ तो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स। सो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एयर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ air molecules is equals to 3/2 kb into T, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट into टेम्परेचर। तो E इक्वल टू क्या होता है 3/2 kBT। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो kb है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 E/T। इससे kb को गाइस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, kb को हम लोग क्या कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये बोल्ट्जमैन का एक रिलेशन आया हुआ है, जो टेम्परेचर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते 3/2 को, वैसे f/2 kBT है, बट वो आगे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वो f जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जाता है उसे, जिसकी कुछ वैल्यूज चेंज होती रहती है 3, 5, 7 ऐसी, डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में, बट उसका टेंशन लेना नहीं, पूरा कांस्टेंट है, उड़ जाएगा। तो kb into T इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर इज सेम एज kb। तो इसका यूनिट हमें यूनिट के पीछे पढ़ना है ना, तो व्हाट इज द यूनिट, इट इज जूल पर केल्विन। क्या है गाइस, जूल पर केल्विन। तो गाइस डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका होगा m1L2T-2 डिवाइडेड बाय थीटा। सो दैट इज सेम एज m1L2T-2 एंड थीटा m1L2T-2 एंड थीटा -1। तो ये जूल पर केल्विन और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपको मिलता है। सो गाइज यहाँ तक की क्वांटिटी हम डन करते हैं, फाइन। एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इस सारी क्वांटिटीज़ को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नेचुरल कांस्टेंट्स और देखेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहना, नोट्स कंप्लीट करते रहना और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते जाओ साथ साथ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।